अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमाल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी से डिस्कस कर रहे हैं होम्योस्टेसिस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन लिया था होम्योस्टेसिस का, या फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा था होम्योस्टेसिस का कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द होम्योस्टेसिस एट सेलुलर लेवल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो होम्योस्टेसिस को किस तरह से मेंटेन करते हैं, यानी कि अपना जो कांस्टेंट उनका बॉडी टेम्परेचर है या कांस्टेंट बॉडी की जो कंडीशन है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं, उस चीज़ को हमने ओवरऑल उसको डिस्कस किया था। और आज हम ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर लेवल पे देखेंगे किस तरह सेलुलर लेवल पे ये चीज़ कंट्रोल की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बना होता है, तो वो सेलुलर लेवल पे कंट्रोल करेगा, देन वो ऑर्गन लेवल पे, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ओके, सो अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की एट सेलुलर लेवल, तो होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप इंटरनल इन्वायरमेंट फिक्स्ड एट सेलुलर लेवल। होम्योस्टेसिस आपने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि क्या होता है कि बॉडी कंडीशन का मेंटेन रहना या बॉडी कंडीशन का एक सेम लेवल पे मेंटेन रहना। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये नहीं है कि जो टेम्परेचर है वो 37 पे फिक्स हो चुका है, इससे अप एंड डाउन हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स वो 36 डिग्री से लेके 38 तक रहता है, और इसके बीच जो है वो 37 भी हो सकता है, 36.5, 37.5। तो ये टेम्परेचर जो है विद इन अ नैरो रेंज ये फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता लेकिन ये चेंज होता है। तो मतलब कि 37 के राउंड अबाउट रहना चाहिए इन दो कंडीशंस के अंदर। ओके, तो इस चीज़ को कंपनसेट रखते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर 37 है तो 37 पे सेलुलर लेवल पे जो है वो फिक्स कर चुका है ऑर्गेनिज्म, या टेम्परेचर को फिक्स कर चुका है, या बॉडी हीट को, या फिर बॉडी की कूलिंग जो पॉइंट है उसको, तो या फिर ग्लूकोज लेवल है। ग्लूकोज लेवल आप सबको पता है अप्स एंड डाउन होता रहता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है ग्लूकोज एक लेवल पे मेंटेन हो चुका तो उसी पे रहेगा, वो अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, लेकिन कंपनसेट करना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना, बहुत ज़्यादा अप नहीं होना। ओके, सो इस बात की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि चेंज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। तो ये चेंज ज़रूरी है बॉडी फंक्शंस की, नॉर्मल जो बॉडी फंक्शन है उसके लिए चेंज जो है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो अगर हम बात करें कि वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर किस तरह से उस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे लिविंग कंट्रोल सिस्टम को, उसमें आ जाते हैं 3 सिस्टम। एक है रिसेप्टर, सेकेंड इज कंट्रोल सेंटर, थर्ड इज इफेक्टर्स। ये तीनों मिलके बॉडी का जो होम्योस्टेसिस लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। अब उस होम्योस्टेसिस में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बात की बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, उसमें ग्लूकोज लेवल हो सकता है, उसमें ब्लड जो है शुगर लेवल हो सकता है, वही ग्लूकोज हो गया, और उसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओके, उसमें बॉडी के अंदर जो आयन बैलेंस है, वाटर बैलेंस है वो हो सकता है। ओके, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कौन मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये मिल के उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। फर्स्ट इज़ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का फंक्शंस क्या होता है कि डिटेक्ट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन है, ओके, इस बात को आप अगर तीनों चीज़ों को समझ लेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है। ओके, तो ये इन्होंने क्या करना है, डिटेक्ट करना है चेंज को, यानी कि जो इन्वायरमेंटल चेंज आया है उस चीज़ को रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। हमारी अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सटर्नल चेंज है, या हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फ़ौरन से पहले हमारी स्किन डिटेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी है जिसमें स्किन आता है, वो भी डिटेक्टर का काम करती है, यानी कि रिसेप्टर्स। ओके, तो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो ये फील कर लेते हैं कि बाहरी टेम्परेचर अप है या टेम्परेचर डाउन है। ओके, तो
रिसेप्टर्स हो गए। सेकंड इज है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा ब्रेन, यानी कि जो स्किन डिटेक्ट करेगी वो नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन तक जो है वो पैगाम लेके जाएगी, इनके रिसीव करेगी सिग्नल्स को, और वो सिग्नल्स कहाँ से आएंगे? वो सिग्नल्स आएंगे स्किन से, स्किन से गए वो ब्रेन के पास, जो कि जिसको मैंने आपको बताया है क्या है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उस सबको कंट्रोल करने वाला जो मास्टर है वो कौन है? वो ब्रेन है हमारा। ओके, एंड देन है इफेक्टर्स। इफेक्टर क्या करता है? शो रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल मसल एंड ग्लैंड्स। अब इफेक्टर्स ने क्या काम करना है? रिस्पॉन्स देना है। ब्रेन ने सिग्नल कैच किए, देन ब्रेन ने बताया किसको? अफेक्टर्स को। अब ब्रेन इफेक्टर्स को लगा देगा। ये जो इफेक्टर्स हैं ना, ये ब्रेन के जो हैं वो आप समझ रहे, ब्रेन ने अपने सिपाही रखे हुए कि फटाफट चीज़ें सही कर दो। ओके, तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी के लिए जो ब्रेन है वो अफेक्टर्स को जल्दी जल्दी एक्टिवेट कर देगा कि अपना काम शुरू कर दो। उनका काम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ कि हमारी स्किन ने डिटेक्ट की है कूलिंग। ओके, इस चीज़ को गौर से समझिएगा आप लोग। हमारी स्किन ने क्या डिटेक्ट की? कि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। ब्रेन तक मैसेज आया, ब्रेन ने मैसेज कन्वे किया किसके पास? इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या करेंगे? अपने जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है, अब मस्कुलर सिस्टम कूलिंग में क्या इफेक्ट देगा? स्टूडेंट्स, मस्कुलर सिस्टम क्या करेगा? हमारे जो मसल्स हैं उनको, वो जिसको हम कहते हैं ना शिवरिंग, ठीक है, तो वो शुरू करवा देगा, जिससे हम कांपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हम कांपते हैं तो क्या होता है? आप देखते हो जब आपको सर्दी लगती है तो नॉर्मली हम खुद ब खुद ही कांपना शुरू हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब स्किन ने डिटेक्ट किया, कब ब्रेन ने मैसेज दिया इफेक्टर्स को, कब इफेक्टर्स ने काम शुरू कर दिया मसल्स को कि शिवरिंग करना शुरू कर दो। तो जब हम कांपते हैं तो उससे क्या होता है? आप थोड़ी देर तक कांपते हो, फिर आपको लगता है कि अब ठीक है, ठीक है, फिर आप थोड़ा सा, आपका जो वो कपकपाहट है वो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता भी नहीं चला और स्किन ने आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया, यानी कि आपके बॉडी टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ला के आपके बॉडी टेम्परेचर को आउटर इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा कंपनसेट कर दिया। इसी चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट होम्योस्टेसिस, जो तीनों मिलके करते हैं। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरा। ओके, देन हम चलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म में। अब इसी पॉइंट्स में फीडबैक मैकेनिज्म छुपा हुआ है, जो कि दो तरह का, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। ओके, तो ये चीज़ इसी मेरे बात में छुपी हुई, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म स्टूडेंट्स क्या है? कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड कन्वेइंग इट टू कंट्रोल सेंटर फॉर इफेक्टर रिस्पॉन्स। ये जो मैंने सारा आपको बात बताई है, सारी क्लियर किया है पॉइंट आपको, ये सारी पॉइंट इन्होंने इस 2 लाइनों में बता दिया है आपको। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आ गई। मुझे नहीं लगता ये 2 लाइनें आपको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? इफेक्टर्स को उसने रिस्पॉन्स पे लगा दिया, यानी कि ये है फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं। ओके, देन आता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये तो फीडबैक है ना, कि इफेक्टर्स लगे हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पे कूलिंग की एग्जांपल दी है आपको, तो इफेक्टर लगे हुए हैं हमारी बॉडी को वार्म करने, हमारी बॉडी को हीट अप करने, ताकि वो उस कूल टेम्परेचर के अंदर होम्योस्टेसिस लेवल पे आ सके। टेम्परेचर के लिहाज से मैंने बात की है। ओके, तो ये इफेक्टर्स लगे हुए हैं उस काम पे, समझ लें आप, ये इफेक्टर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में क्या करना है? हमने इन इफेक्टर्स को जो है वो कहना है कि अपना काम स्टॉप कर दो, तमाम चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, यानी कि टेम्परेचर बैलेंस हो चुका है बॉडी के अंदर। ओके, सो इन्वर्स इफेक्टर्स, अब यहाँ पे इन्वर्स इफेक्टर्स आते हैं। रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड देयर इज जनरली कूलिंग इफेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू वार्मथ सेंसिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें भी ये बात मिलती है आपकी कि यहाँ पे होगा क्या? कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर वार्मथ हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी जब वो शिवरिंग वाला सिस्टम जो रुक गया ना, हम कांपते ही नहीं रहते हर वक्त। ठीक है, अगर सर्दी है तो हम जब तक सर्दियाँ रहती हैं हम कांपते नहीं रहते, नहीं, हम कभी कभी थोड़ी देर के लिए कांपते हैं जब हमारी बॉडी को ठंड लगती है। उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। अब वो खुद ब खुद नहीं रुकती, उसको कौन रोकता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो इफेक्टर्स को कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, अब तुम जो वार्मथ सेंसिंग है ना, या जो बॉडी को वार्म करने वाले मसल्स को शिवरिंग करने पे लगा, अब मसल्स को तुम रिलैक्स कर दो, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।